हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग वापस से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट जीरो से करेंगे। जीरो से स्टार्ट का मतलब है जैसे हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और पूरा एक तरफ से कोर्स पढ़ते हुए चलेंगे और थोड़ा सा डिजिटल अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिएगा, अगर कोई समस्या है तो बताइएगा। हम लोग पहले अपने मैथ्स चैनल का नाम बता देते हैं। जो अपने यूट्यूब मैथ्स चैनल का नाम है वो है मैथ्स भाई सचिन यादव। आज हम लोग नया एकदम एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम बता देते हैं आपको। टॉपिक है जो हमारा, उसका नाम है नंबर सिस्टम। लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा है, बहुत लंबा भी है। इसमें 3 से 4 क्लासें मिनिमम लेनी पड़ेंगी, कम से कम 7 से 8 क्लास में खत्म होता है। एक तरफ से पूरा करते हुए चलेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान, जैसे स्थानीय मान को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। ये होता है स्थानीय मान, हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। थोड़ा सा राइटिंग समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये अपने आप सही होता जाएगा। स्थानीय मान क्या होता है ये समझिएगा। स्थानीय मान की बात कर लें तो जिस स्थान पर जो वैल्यू दिया होता है, एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मैंने आपको ऐसे करके दे दिया 34789634। अब यहाँ से आपसे कह दिया गया कि 9 का स्थानीय मान बताना, तो 9 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर हजारवें स्थान पर है, थाउजेंड्स पे है, तो ये जो आपका इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो गया? 9000। 9000 ही इसका जो हो गया वो क्या हो गया? स्थानीय मान। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपको इसी पर देख लीजिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 7 का स्थानीय मान चाहिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में जा रहा है तो सात सात के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 संख्या है, 5 जीरो लगा दिए। 1 2 3 4 5। ये आपका 7 का स्थानीय मान हो गया। तो मेरे ख्याल से स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। इस तरीके से स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, समझिएगा, जातीय मान की बात करते हैं। तो जातीय मान क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हिंदी में कहते हैं जातीय मान। जातीय मान, अब ये समझिएगा, ये कैसे करेंगे? जातीय मान का मतलब क्या है? जिस जगह पे दे रखा हो, सपोज आपको अब इसी में कह दिया जाए कि 9 का जातीय मान, तो नंबर ऑफ इटसेल्फ, ये कहते हैं कि जो स्वयं का नंबर होता है, तो 9 इसका खुद का नंबर है 9। और अगर इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए 7 का जातीय मान पूछ दिया जाए, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। ऐसे करके जिसका जातीय मान, 3 का जातीय मान पूछे तो 3 हो जाएगा, 4 का पूछे तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये होते हैं आपके स्थानीय मान और जातीय मान। ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे आपको। बड़े प्यार से आप कर ले जाओगे ये भी। अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के हम आपको बताते हैं नंबर्स को कैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होगा कि मतलब नंबरों का अगर हम वर्गीकरण करें तो कैसे करेंगे। अच्छा, नंबर्स को दो टाइप में बांट दिया गया। जो नंबर है इनको सबसे पहले मैंने दो टाइप में बांटा, है ना? कैसे? कौन से दो टाइप? एक मैंने बांट दिया आपका रियल नंबर, और दूसरा मैंने बांट दिया इमेजिनरी। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक, और इमेजिनरी को कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक, ऐसे करके वास्तविक और काल्पनिक। ये अब ये कहते हैं, अब देखो इसको कैसे कर समझेंगे। रियल नंबर हमारे जो नंबर होते हैं, जो हमारे स्टार्ट तो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से और जाते कहाँ हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। जबकि काल्पनिक इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? वो नंबर, इसको इंग्लिश में आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं इंग्लिश में। आई का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका √-1। या ये कह सकते हो कि आई स्क्वायर को कह सकते हो आप, आई स्क्वायर का वैल्यू आप क्या कह सकते हो? -1। ये कहा जा सकता है। इसको कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आपको कभी ये दे रखा है √-5, तो इसको आप √-5 को लिख सकते हो 5i। कभी आपको ये दे रखा है √-7, तो -7 दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 7i।
ये है जो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये होते हैं काल्पनिक नंबर। और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। चलिए आगे समझिएगा, आगे क्या है इसके बाद? रियल नंबर के बाद अब रियल नंबर्स को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। अब रियल नंबर्स को कैसे दो पार्टों में बांटा गया? दो पार्टों में बांट दिया गया ऐसे करके। एक होता है इसमें इंटीजर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक। और दूसरा इसी में होता है डेसिमल, जिसको कहते हैं दशमलव, है ना। ये दो भागों में बांट गया। अब इंटीजर्स को दो भागों में बांट दिया गया, सॉरी रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया, इंटीजर्स में और डेसिमल्स में। आप समझिएगा कि इसको कैसे समझेंगे, देखते जाना। अब डेसिमल को भी दो भागों में बांटा गया। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स समझिएगा, इंटीजर्स जो होते हैं जैसे माइनस माइनस वन ले लीजिए, माइनस टू ले लीजिए, पूर्णांक जो संख्याएं अपने आप में पूरी होती हैं। और डेसिमल कैसे? जैसे आपका डेसिमल को कैसे बता दें, जैसे आपको 0.5 हो गया, है ना, 2.5 हो गया, 3.1 हो गया, ये सब जो हो गया ये सब आपके क्या हो गए? डेसिमल। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को हम दशमलव और इंटीजर्स को नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। दशमलव और इंटीजर्स समझ लीजिए क्या होते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया, सबसे पहले दशमलव को डिफाइन कर देते हैं। दशमलव कैसे करेंगे देखिएगा, समझिए। दशमलव, दशमलव को दो पार्ट में बांट दिया, डेसिमल को। एक होता है इसमें रैशनल और दूसरा इसमें होता है आपका इरेशनल। इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय और अपरिमेय। ये होता है आपका रैशनल और इरेशनल। परिमेय क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय क्या होते हैं? वे जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। यहाँ पे एक पॉइंट, एक बात और याद रखिए, जहाँ पे p और q जो होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं मतलब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, इसके एग्जांपल समझिएगा। जैसे आपको मैंने बता दिया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये सारे जो हैं ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं। ऐसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको दे दिया पाई, आपको मैंने दे दिया √2, मैंने दे दिया √3, मैंने दे दिया √5। ये जो सारे नंबर्स दे रखे हैं, मैंने दे दिया आपको log 2, मैंने दे दिया log 3। ये जो सारे नंबर्स दे दिए मैंने आपको, ये सारे आपके जो नंबर्स हो गए ये हो गए आपके इरेशनल, अपरिमेय जिनको बोलते हैं। चलिए ये अपरिमेय हो गया, ये रैशनल हो गया। अभी इतनी चीज समझ में आ गई। ये दशमलव। अब बात करते हैं इंटीजर्स को कैसे बांटा गया। अब इंटीजर्स को कैसे बांटा गया वो देखिए। इंटीजर्स को बड़े प्यार से इंटीजर समझ में आ जाएगा। पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक एक तरीके से देखा जाए तो आपका, जैसे ले लिया जाए -3, -2, -1, 0। पूर्णांक को एक तरीके से ये कह सकते हो, एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर, है ना। अब इंटीजर्स को दो पार्ट में कैसे बांटा गया? एक हो गया आपका, इंटीजर्स को दो पार्टों में बांटा गया। एक हो गया इवन और दूसरा हो गया आपका ऑड। इवन और ऑड। इवन को कैसे जानते हैं? सारे लोग इवन जानते हो, बहुत आसान होता है। वे संख्याएं जिन्हें 2 से काटा जा सके वो आपके कैसे नंबर्स होते हैं? इवन। और वे संख्याएं जिन्हें 2 से ना काटा जा सके
ये होते हैं आपके ऑड नंबर, ये होते हैं ऑड नंबर और ये होते हैं इवन नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए ऑड और इवन के। तो इवन के एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना, 22, 28 और बड़ा 9, 8, 7, 6 ये ले लिया। अब जो दो से कट रहे हैं वो सारे आपके इवन नंबर होंगे। अब ऑड नंबर की बात कर लें, जो 2 से नहीं कटेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे जैसे ऐसे ले लिया 279, जो भी 2 से नहीं कटेगा वो सारे। अब बात करते हैं इसी में कि जीरो किस में आएगा, इवन में या ऑड में। तो जो जीरो होता है, जीरो हमेशा एक इवन नंबर होता है, याद रखिएगा। जीरो हमेशा कैसा होता है, इवन नंबर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जीरो इवन नंबर ही होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया आपको कि आपने दो इवन नंबर को ऐड किया, दो इवन नंबरों को ऐड किया, तो दो इवन नंबरों को ऐड करोगे तो आप इवन ही आएगा। तो आप 6 और 0 को ऐड करो तो 6 आ रहा है। देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और देख लीजिए, जैसे आपने दो ऑड नंबर को ऐड किया तो भी इवन आ रहा है। तो अगर आपने ऐसे किया यहाँ पे 1 और 3 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 4। अगर आपने यहाँ पे 1 और 5 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर आपने 1 और 0 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 1। तो जैसे ही आप 0 को ऑड नंबर में लिख रहे हो तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है आपकी, गलत हो जा रही है। तो इस वजह से याद रखिएगा, 0 जो होता है ये कैसा नंबर होता है, 0 होता है आपका इवन नंबर। 0 हमेशा आपका कैसा नंबर होगा, इवन। हाँ, या तो ये भी कह सकते हो जहाँ जहाँ यूनिट डिजिट में 0 आएगा तो वो हमेशा 2 से कट जाएगा, इस वजह से कैसा रहेगा, इवन रहेगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको पूर्णांक समझ में आ गया क्या होगा। पूर्णांक के बाद बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। अब समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब बात करते हैं प्राइम नंबर और, सॉरी थोड़ा सा हल्का सा गलत हो गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो थोड़ा सा राइटिंग, अभी जैसे ही वीडियो आगे बनाते रहेंगे तो राइटिंग अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अच्छा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि वे संख्याएं जिनके फैक्टर या गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, वो सारे कैसी संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। उस कैसी संख्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं, ये भाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल देखते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको मैंने दे दिया 4। अगर 4 के फैक्टर देखोगे तो क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए, 3 हो गए। 6 की बात कर लीजिए तो 1, 2, 3 और 6 ये। तो जितनी भी वो जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो रहे हैं, 2 से अधिक हो रहे हैं, वो सारी संख्याएं कैसी होंगी आपकी, कंपोजिट नंबर होंगे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होगा, समझिएगा इधर। वे संख्याएं जिनके फैक्टर सिर्फ 2, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, वो कैसी संख्याएं होंगी, सिर्फ 2। वो संख्याएं आपकी कहलाएंगी प्राइम, प्राइम नंबर कहलाएंगी या अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होंगे, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा इसका भी, इसका एग्जाम्पल देखिए, बड़ा आसानी से एग्जाम्पल देखिएगा इसका। एग्जाम्पल में दे दिया, मैंने आपको दे दिया 3। 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 3। मैंने बात कर दिया 5, तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5। 7 की बात करते तो 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 7। वो जो गुणनखंड होता है, एक होता है 1 और दूसरा स्वयं होता है। बात करते हैं 2 की, तो 2 के जब आप गुणनखंड देखने जाओगे तो 2 के भी 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 2। इस वजह से 2 कैसी संख्या होती है,
आपका प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है अभाज्य संख्या। और इसको और एक तरीके से यूज करते हैं कि अगर एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात करें तो एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो भी आपकी क्या होती है, 2 ही होती है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इसको याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये अच्छा पॉइंट है, पूछा जाता है ये काफ़ी, है ना। तो ये आपका याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि ये चीज़ याद रखिएगा। एक और इस पे पॉइंट बहुत जो पूछते हैं वो क्या है समझिएगा, एक कैसी संख्या है, एक आपकी भाज्य है या अभाज्य है, ये ध्यान दीजिएगा। एक पे बात करते हैं तो एक देखिए, एक को कैसे, एक का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, एक ही गुणनखंड होता है। तो ये ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। इंग्लिश में इसको नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ना ही अभाज्य संख्या। ये बात याद रखिएगा, ना तो भाज्य संख्या होगी ना ही अभाज्य संख्या होगी, ये आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर पे थोड़ा सा एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं को प्राइम और ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम और को प्राइम, इनको और देख लीजिए, है ना। अब देखिएगा ट्विन प्राइम और को प्राइम क्या होते हैं। सबसे पहले ट्विन प्राइम देख लीजिए, ट्विन प्राइम इसको बोलते हैं द्विअभाज्य संख्या। वो दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 5 ले लीजिए, 5 7 ले लीजिए, 11 13 ले लीजिए, ये कैसी संख्या होती हैं, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम को अगर हम बता दें तो कैसे बताएं, वे संख्याएं, वे यहाँ पे सॉरी, वे अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 का अंतर हो। तो वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अंतर हो, वो आपकी कहलाती हैं आपकी ट्विन प्राइम द्विअभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 का अंतर हो वो आपकी ट्विन प्राइम कहलाती हैं, ये बात याद रखिएगा। ट्विन प्राइम के बाद बात करते हैं को प्राइम। इसका एलसीएम में बहुत यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। इसको को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य की परिभाषा क्या होगी, या इसको कैसे हम बताएंगे कि सहअभाज्य क्या होता है। तो सहअभाज्य के लिए याद रखिएगा, वे संख्याएं जिनके सिर्फ एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो। वे संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, सिर्फ एकमात्र कॉमन फैक्टर हो, उनको हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जरूर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत आसानी से मैंने बता दिया, 4 और 9 ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं है, बट इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 और 4, और इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1 3 और 9। अगर ये होंगे तो इनका सिर्फ एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है 1, इस वजह से 4 और 9 कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। और देखिए ऐसे बता दिया 5 और ऐसे कुछ दे दिया, मैंने दे दिया आपको 5 और 21 दे दिया, 5 और 21, 5 और 21। तो 5 के गुणनखंड क्या है, 1 और 5, 21 का क्या है, 1 3 7 और 21। देखिए कॉमन कितने गुणनखंड है, सिर्फ एक ही जो गुणनखंड है वो कॉमन है। तो इस वजह से इसको इसको एक और तरीके से परिभाषित करते हैं काफ़ी लोग कि जिनका HCF जो हो वो 1 हो, HCF कितना हो, 1 हो। अगर किसी भी दो संख्याओं का HCF 1 है तो वो संख्याएं भी कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ये बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्याएं। ये इतनी चीज सीख गए, अब एक चीज और बची, वो और थोड़ी सी समझ लीजिएगा, उसके बाद आपका आगे चलते हैं। मैंने ट्विन प्राइम बता दिया, ये और बता दिया, एक परफेक्ट नंबर होता है उसको और समझ लीजिए, यहीं पे बता देता हूँ छोटे में।
कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपसे कह दिया जाए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, तो यह इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, बराबर हो। और यहाँ पे याद रखिएगा कि गुणनखंड में स्वयं को नहीं लेते हैं, इट्स स्वयं को छोड़कर, स्वयं को नहीं लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका, एग्जांपल समझ लीजिएगा, कुछ नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऐसे करके कुछ बता दिया कि बड़ा आसान सा एग्जांपल ऐसे करके दिया कि 6 ले लिया, 6 के गुणनखंड कटिए 1 2 3 और 6, स्वयं को नहीं लेना है, तो इस वजह से अगर आप 1 2 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना बना रहा है 6। एक और लिया मैंने 28, 28 को करिए फैक्टर 1 2, इसके बाद 4 7 और 14, बीच में तो कुछ होगा नहीं, तो 2 1 3 4 7 7 14 और 14 कितना हो गया 28। तो 6 और 28 ये कैसे नंबर हो गए, परफेक्ट नंबर हो गया। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, 6 और 28 कैसे नंबर हो गए, परफेक्ट नंबर हो गए। ये सिर्फ मैंने एक डेमो के लिए क्लास बनाया है। अगर इसमें कोई समस्या आ रही है, अगर अच्छा लग रहा है तो एक एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपसे। अब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, उसके बाद मैं लाइव आके क्लास लूँगा। लाइव क्लास में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी टाइम दे सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी हाल में हम मैथ्स को 2 पार्ट में बांट के चलेंगे। 2 पार्ट में बांट के चलने का मतलब हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। अगर मैं अर्थमेटिक के वीडियो डालूंगा तो साथ ही साथ एडवांस मैथ के भी वीडियो डालूंगा, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो क्वेश्चंस भी दूंगा और आंसर्स भी, सॉल्यूशन भी दूंगा। यहीं पे बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। पहले ये बताइए ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अब आगे के वीडियो, कोई भी वीडियो 40-45 मिनट और 1 घंटे के इससे कम का नहीं होगा, याद रखिए। मैक्सिमम करेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ेंगे, इस वजह से पढ़ते जाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर कि ये दिक्कत आ रही है। बस अभी हाल फिलहाल के लिए डेमो की वजह से इतना ही रखेंगे, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा।